Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज का दिन है 13 जुलाई 2024 और बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से उठाया गया है एंड दिस इज विद रिगार्ड टू द SDGs और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ ये रिपोर्ट या ये इंडेक्स जानने से पहले यू नीड टू नो सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि हम ये काफी बार डिस्कस करते हैं SDGs, है ना, SDGs करते हैं। तो ये क्या है एंड ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आज आर्टिकल डिस्कस किया गया है इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू में। सो व्हेन यू टॉक अबाउट SDGs, ये गोल्स होते हैं, ऐसे 17 गोल्स होते हैं, 17 गोल्स होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था 2015 में। ओके 2015 में अडॉप्ट किया था एंड इनका एक टारगेट ईयर रखा है। द टारगेट ईयर टू अचीव दिस इज 2030। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड टू अचीव दिस इवन इंडिया हैज टू अचीव दीज 17 गोल्स बाय 2030 एंड ये करने के लिए इंडिया को भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए हमारा एक बॉडी है नीति आयोग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए इंडिया में इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है SDG इंडिया इंडेक्स, राइट। तो ये अभी रिलीज हुआ है 23-24 का डेटा एनालाइज करके दे हैव गिवन अ इंडेक्स एंड दे हैव रैंक्ड द स्टेट्स। नाउ SDG इंडिया इंडेक्स का 2 ऑब्जेक्टिव्स है। 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहले हमारा गोल है, हमारा मकसद है टू रीच द टारगेट ऑफ 2030, राइट, टू गेट द 17 गोल्स, है ना। तो ये मॉनिटर और अडॉप्ट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया में वी हैव दिस SDG इंडिया इंडेक्स। बट द सेकेंड रोल दैट वी हैव इज टू एंश्योर इंक्रीज कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। यही है नीति आयोग का मेजर मकसद, ताकि स्टेट्स क्या करें, कंपटीशन की भावना से दे विल परफॉर्म बेटर, है ना। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दैट मीन्स स्टेट्स कमिंग टुगेदर, शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, लर्निंग फ्रॉम वन अनदर टू अचीव बेटर ऑब्जेक्टिव्स एंड टू अचीव द SDG गोल्स। तो ये है हमारा नीति आयोग जिन्होंने लॉन्च किया है 2018 में। नीति आयोग in fact came in 2015 after the abolishing of the planning commission, right? planning commission abolish हुआ था 2014 में, 2015 we had the नीति आयोग and 2018 में इन्होंने ये SDG इंडिया इंडेक्स निकाला है। Now aim of this is of course I told you to monitor the country's progress on the goals, right? डेटा के थ्रू समझेंगे कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है, अलग अलग स्टेट्स ने कैसे परफॉर्म किया है एंड इसके लिए 16 गोल्स ही मॉनिटर करते हैं। Why just 16? Because मैंने तो कहा था कि 17 गोल्स है, then why 16? अरे because 17th गोल जो है ना, it is with regard to इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो ये तो नहीं पॉसिबल होगा, है ना। इसीलिए हम सिर्फ 16 गोल्स को चेक करते हैं इस SDG इंडिया इंडेक्स से। वी आर गोइंग टू सी द 17 गोल्स इन अ व्हाइल, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉप परफॉर्मर्स इन इंडियन स्टेट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं टॉप परफॉर्मर है 2 स्टेट्स, ओके। सरप्राइजिंगली उत्तराखंड, राइट, उत्तराखंड जो है एंड केरला हैज बीन सो इवन इन द लास्ट ईयर, बट इस साल उत्तराखंड हैज ऑल्सो बीन ऑन par with Kerala, ठीक है। so that has both of them have got 79 as a score. Bottom performer है बिहार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, who's the top performer and who's the bottom performer of the SDG India Index। इसके अलावा हम देखते हैं स्कोरिंग कैसा होता है इन SDG 16 गोल्स का। It is based on a score of 100। तो 0 मीन्स इट इज परफॉर्मिंग वेरी बैड और 100 का मतलब है इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। So higher the score, higher is its achievement or it's reaching the target of SDGs। ये बता रहा है कि कितना उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। So higher goals means a positive result।
ठीक है, तो यहाँ पे 79 का जो स्कोर है ये उत्तराखंड एंड केरला को मिला है। देन थर्ड इन लाइन इज तमिलनाडु विद 78, गोवा 77, हिमाचल भी 77। तो ऐसे करके हम देखते हैं इंडिया का टोटल स्कोर एवरेज की बात करें, वी आर इन अबाउट 71। ठीक है, हमारा जो स्कोर है 71 में आ रहा है। नाउ विल ऑल्सो सी विद रिगार्ड टू ग्लोबली इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड उसके लिए इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिसेंटली इन जून 2024 का रिपोर्ट है। तो अगर आपने ये रिवाइज नहीं किया है या आपने पहले किया है एंड आपको रिवाइज करना है, देन लेट मी डू दैट फॉर यू। सो यहाँ पे हमारा है द 17 गोल्स। लेट्स हैव अ क्विक look out for all these 17 goals. First one is no poverty. Second, zero hunger. Third is good health and well-being. Fourth, quality education. Fifth is gender equality, right? Male and female equal status. Sixth is with regard to clean water and sanitation. यहाँ पे 7 में we have the energy, affordable and clean energy. Again, focus on renewable energy. 8th is with regard to decent work and economic growth. Right? 9th is with regard to industry, innovation and infrastructure. 10th goal है inequalities को reduce करना। ठीक है, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हमारा स्मार्ट सिटी मिशन हम रिलेट कर सकते हैं गोल 11 से। देन यू ऑल्सो हैव 12 दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 इज विद रिगार्ड टू क्लाइमेट के लिए क्लाइमेट एक्शन। 14 इज लाइफ बिलो वाटर, सो विद रिगार्ड टू द ओशंस। 15 है लाइफ ऑन लैंड। 16 is peace and justice, and finally the 17th as I told about is partnerships for the goal, यानी international cooperation को importance देता है the 17th goal, and 17th goal is not present in the SDG India index। तो ये हमने 17 goals देखे। Now let's proceed to understand ये जो sustainable development रिपोर्ट है ये कौन देता है, दैट इज रिलीज बाय द UNSDSN। UNSDSN का फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, राइट। तो ये जो बॉडी है 2012 में आई थी एंड इनका मेजर एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना, ओके, एज वेल एज एट द नेशनल एंड एट द इंटरनेशनल लेवल। ऑलराइट, यहाँ पे इनका सेक्रेटेरिएट 3 जगह पे है, एक है पेरिस फ्रांस में, दूसरा है कुआलालंपुर विच इज इन मलेशिया, एंड द थर्ड वन इज न्यूयॉर्क इन USA। एंड ये जो रिपोर्ट देता है, हमने देखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 वाज द रीसेंट रिपोर्ट दैट वाज गिवन आउट इन जून। ठीक है, तो वहां पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया है 17 गोल्स में कैसे परफॉर्म कर रही है ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज। सो अगर हम टॉप परफॉर्मर देखें वो है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड इज अ टॉप परफॉर्मर। बॉटम में है साउथ सुडान। ठीक है, यू नीड टू नो द टॉप एंड द बॉटम परफॉर्मर एंड द इंडियाज रैंक। तो इंडिया का रैंक देखें तो हमारा रैंक है 109 हमारा स्कोर है अबाउट 64, दैट इज इफ यू टॉक अबाउट द टोटल 17 गोल्स ग्लोबली की अगर हम बात करें, ये है इंडिया का परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हमने कॉम्प्रिहेंसिवली समझा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड SDG इंडिया इंडेक्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज गिवन इन द हिंदू, एंड दिस इज विद रिगार्ड टू ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। ओके, नाउ ट्राइब्स को बेटर एजुकेशन, ST कम्युनिटी को बेटर एजुकेशन करने के लिए वी हैव अ प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज दैट प्रोग्राम कॉल्ड, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये स्टार्ट किया गया था 1997-1998, और कौन सी मिनिस्ट्री, अगर हम ST कम्युनिटी की बात करें, ट्राइबल कम्युनिटी की बात करती है, तो डेफिनेटली वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, राइट। तो यहाँ पे द नोडल मिनिस्ट्री जो है इट्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कंफ्यूज करोगे स्कूल्स है तो मेनली एजुकेशन होगा, वैसे नहीं। ये मकसद, इनका गोल क्या है, द गोल इज विद रिगार्ड टू ट्राइबल के लिए बेटर फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन, सो दैट इज वाई ट्राइबल अफेयर्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें एम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इट्स मेनली ताकि जो स्कूल्स हो दैट विल बी ऑन पार, ओके, दैट विल बी एट पार विद द JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय एंड केंद्रीय विद्यालय KV। सो इसके बराबर होंगे ये स्कूल्स
ये प्रिजर्व करेंगे लोकल आर्ट एंड कल्चर, एंड विद रिगार्ड टू अच्छे फैसिलिटीज होंगे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा विद रिगार्ड टू ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये सब इसका मेजर एम ऑब्जेक्टिव होते हैं इन ऑफ द EMRS और द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इनफैक्ट अगर एक EMRS बिल्ड करना है किसी जगह पे, ठीक है, कोई एरिया में, तो यहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए ST कम्युनिटी की अबाउट 20,000 शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल, ठीक है, कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 20,000 होना चाहिए, एंड दे शुड बी एटलीस्ट 50%, उस एरिया में 50% होने चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ही ऐसे एक स्कूल बनेगा EMRS वाला। ऑलराइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट, ये जो है ये फॉलो करता है CBSE करिकुलम। ओके, सो वन मोर एस्पेक्ट दैट यू रिमेंबर, दैट ये CBSE का करिकुलम फॉलो करता है। Now ये जो हमने देखा, this was started in 97-98 and now I will be discussing this because इसको revamp भी किया था, तो इसको अपडेट भी किया था कौन से साल में, 2018 में। Okay, 2018 we have updated this particular scheme. So in this we have a specific recruitment agency that is there, we have a better more teachers coming in, okay, तो ये सब हो रहा है 2018 के नए guidelines के थ्रू। So इसके लिए we have the NEST, okay, the NEST का full form है National Educational Society for Tribal Students, National Educational Society for Tribal Students, ठीक है, ये एक नेशनल बॉडी है। क्या करती है, इसका काम क्या है, रिक्रूटमेंट करना। किसका रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट होगा टीचर्स का, है ना, यहाँ पे पढ़ाने के लिए तो टीचर्स चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं जो रिसेंटली बजट है 2023 का, बजट में बताया गया था कि 38,000 ऐसे पोजीशंस, स्टाफिंग पोजीशंस होंगे, एंड ये 400 स्कूल्स है, यहाँ पे 400 एकलव्य स्कूल्स है उनके लिए। और इस रिक्रूटमेंट कैसा होगा, द रिक्रूटमेंट विल बी थ्रू एन एग्जाम, और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, हमारा फेवरेट जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट हैज बीन इन द न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन एंट्रस्टेड विद दिस पर्टिकुलर job, okay, of recruitment. So remember this aspect. तो ये है this is all with regard to the eklavya. Now what is the article about? ठीक है, हमने पूरा अभी समझा है EMRS के बारे में. Now let's also understand about why it's in the news. न्यूज में इसीलिए है because now who has the major authority of recruitment? I told you the center, right? Center में कौन? The National Educational the Society for Tribal Students. In fact, ground level पे we have a state level body. Okay, it's called CESTS. Okay, CESTS is State Educational Society for Tribal Students. तो ये implement करता है ground level पे. So this is the body that is given to us in the 2018 revamped model. तो अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे नेस्ट ने बताया कि हिंदी जो है इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, हिंदी लैंग्वेज इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ नॉर्थ इंडिया से लोग आ रहे हैं, एंड यहाँ पे प्लेसमेंट होता है कहीं भी, तो प्लेसमेंट अगर साउथ इंडिया में होता है इन द सदर्न स्टेट्स, ठीक है, नाउ दे हैव अ बैरियर। कैसा बैरियर, लैंग्वेज का बैरियर, फूड बैरियर, कल्चरल बैरियर, है ना। तो यहाँ पे दे आर फाइंडिंग इट वेरी अनफेमिलियर, दे फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू लीड देयर लाइव्स इन द सदर्न स्टेट्स, बिकॉज ऑफ कोर्स हिंदी जो है वन इज इट्स अ मैंडेटरी लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का एक क्राइटेरिया रखा है, हमने क्या डिस्कस किया था, पॉपुलेशन का क्या क्राइटेरिया है, इट्स अबाउट 20,000 ST पॉपुलेशन, 50%। अभी हम देखते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है बहुत स्कैटर्ड है, ठीक है, सो दैट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट टू असाइन अ स्कूल। देयर इज ऑल्सो एन अदर क्राइटेरिया कि एक लैंड होना चाहिए, ओके, यहाँ पे स्कूल क्रिएट करने के लिए लैंड तो जरूरत है, राइट। तो लैंड 2018 में बताया गया है कि 15 एकड़ ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड। पहले के गाइडलाइंस में 20 एकड़ बोला था, अभी 15 एकड़ बोला है। सो नाउ अगेन टू गेट दैट लैंड, टू गेट द ट्राइबल्स टू गिव दैट लैंड, स्पेशली इन नक्सल एरियाज, द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज, ये दिक्कत होती है। तो ये सब हमने क्या डिस्कस किए, चैलेंजेस, ओके। वन इज विद रिगार्ड टू द लैंग्वेज एंड द कल्चरल बैरियर्स दैट द टीचर्स हैव टू फेस व्हेन दे आर शिफ्टेड टू सर्टेन स्कूल्स। सो यहाँ पे
sort of the way forward could be कि recruitment जो है उसी states में होना चाहिए, जो हिंदी का एक mandatory रखा है उसको हटाना चाहिए. So all of that can be the possible way out in the following terms. So this is with regard to EMRS. Let's proceed to the next article, and this is with regard to दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया है संविधान हत्या दिवस. संविधान हत्या दिवस. Okay, when is that date going to be? That is on June 25th को ये ऑब्जर्व किया जाएगा. Now, why are we having this particular day? Why is the center calling about Samvidhan Hatya Divas? This is mainly to talk about जो emergency था. Okay, now why specifically June 25th? Because emergency was imposed. Emergency कब impose किया गया था? That was on 25th June 1975. ठीक है, इस दिन पे इमरजेंसी इंपोज किया गया था. सो टू कमोमरेट द मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस जिन्होंने हार्डशिप्स फेस किए थे उन दिनों इमरजेंसी के टाइम पे, उनके लिए वी ऑल्सो आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस और यू कैन से ऑब्जर्व दिस संविधान हत्या दिवस. ठीक है, सो दिस इज टोल्ड बाय द सेंटर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट इमरजेंसी को कब रिवोक किया था, इमरजेंसी को रिवोक किया था 21 मार्च 1977. ठीक है, दैट वाज व्हेन द इमरजेंसी एंडेड. रिवोक यानी एंडेड. तो अभी हम देखते हैं विद रिगार्ड टू सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इमरजेंसी के थ्रू. अगर हम देखते हैं अभी कितने साल पूरे हुए हैं, सो इट वाज 1975. नाउ व्हाई इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगले साल, राइट, इन व्हेन वी हैव इन 2025 वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 50 years. Okay, we are going to commemorate 50 years. So इसीलिए थोड़ा ये important topic बनता है. इमरजेंसी अगर हम बात करते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 352. ओके, आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी. तो नेशनल इमरजेंसी जो है कौन से रीजंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन कैन यू इम्पोज अ नेशनल इमरजेंसी? फर्स्ट थिंग, वॉर के थ्रू, ओके, या एक्सटर्नल aggression, right? And the third reason is for armed rebellion, right? तो ये तीन चीजों जब होती हैं इमरजेंसी अप्लाई करते हैं. इनफैक्ट अगर हम देखें नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम इम्पोज हुआ था, हाउ मेनी टाइम्स हैव द इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी बीन इम्पोज्ड? दैट इज 3 times. 3 बार इम्पोज हुआ था. कौन से बार? एक है इंडो चाइना का जो अग्रेशन था, वॉर था 1962 में. दूसरी बार ऐसे हुआ था इंडिया पाकिस्तान वाली वॉर में, राइट? एंड द थर्ड टाइम वी सी ड्यूरिंग द 1975, राइट, जहां पे स्टेट ने सेंटर ने इम्पोज किया था. व्हाई डिड द सेंटर इम्पोज एन इमरजेंसी? क्यों इम्पोज किया था 1975 में? ना ये तो वॉर, राइट, बट 75 में दे टर्म्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ क्राइटेरिया. इंटरनल डिस्टर्बेंस. अब देखते हो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस तो है ही नहीं यहाँ पे, because internal disturbance जो है it was added. Okay, in fact it was added and we see that 44th constitutional amendment में एक्ट में ये हटाया था and इसको रिप्लेस किया था armed rebellion से. Okay, so 44th constitutional amendment act replaced internal disturbance with armed rebellion. ठीक है, नाउ वी सी दैट व्हाई 1975 में ये इंपोज किया था. 1970s की अगर हम बात करें, ओके, नाउ दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज. व्हाई सो? ओके, हम देखते हैं कि रेलवे स्ट्राइक्स हुए थे, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था, यू नो, देयर वाज गरीबी हटाओ का जो कैंपेन था वो भी ठप पड़ गया था. इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. वी ऑल्सो सी कि नक्सलिज्म, ठीक है, 1967 में we see that how it also spread very often, very much in the 1970s. So all of these factors, 1971 we also had the war, right, near the Bangladesh side. So यहाँ पे हम देखते हैं 70s का जो दौर था, it was one of the most challenging periods of history.
ओके, एंड द रीसेंट वन दैट वी सी इज जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इलेक्शंस को वॉइड ठहराया था, ठीक है, इन्होंने ब्लेम किया था या एलिजेड किया था कि गांधी जो है, इंदिरा गांधी जो है, शी हैड मेनली had done some corrupt practices. So in the wake of that we see the emergency was imposed in 1975 25th June. तो इसमें क्या किया था, they had suspended the civil liberties, यहाँ पे प्रेस को का फ्रीडम छीन गया था, मास अरेस्ट किए गए थे. So all of this was happening in the period between 1975 to 1977. So 42nd Constitutional Amendment Act की जब भी हम बात करते हैं, 42nd Constitutional Act, let me just write this properly, 42nd Constitutional Amendment Act, ये एक्ट को हम कहते हैं सेंट्रलाइजिंग एक्ट. ओके, बिकॉज यहाँ पे इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेंट्रलाइजेशन ज्यादा किया था. बट ऑन द अदर हैंड जब हम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देते हैं, this is removing the central powers of the center. For example, जैसे मैंने कहा internal disturbance, ये क्राइटेरिया बताया था, उसको कभी भी गवर्नमेंट बता सकती है. So therefore we see that 44th removed this. We also see judicial review. Okay, earlier हम देखते थे जुडिशरी चेक नहीं कर सकती, रिव्यू नहीं कर सकती, why the emergency is put. But judicial review जो है, it was allowed through the 44th Constitutional Amendment Act. So ऐसे हम देखते हैं the centralizing tendencies of the 42nd Constitutional Amendment Act was reversed in the 44th Amendment Act of 1978. ठीक है, ये था 76 में, 1976 में. Okay, it is the 42nd. So this is the same time during the emergency that it was come. तो ये था emergency. We saw the संविधान हत्या दिवस. We discussed of the emergency. Let's move forward. तो यहाँ पे we have a new development in the affairs of our neighbor, हमारा नेबर नेपाल. ठीक है, नेपाल में जो गवर्नमेंट थी, ओके, दे लॉस्ट द कॉन्फिडेंस. वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था एंड वो हार गई थी. एंड हियर वी सी हु वाज द प्राइम मिनिस्टर करंटली. ही वाज एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहाल प्रचंडा. ओके, कॉमनली कॉल्ड एज प्रचंडा. ओके, तो प्रचंडा जो थे, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस व्हाट एग्जैक्टली इज द सिनेरियो. प्रचंडा का जो पार्टी थी, ओके, इनका पार्टी है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मार्क्सिस्ट, माओइस्ट. ठीक है, इनके साथ इनका एक कोएलिशन था. यू मस्ट हैव हर्ड केपी ओली शर्मा. ये पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. ओके, तो केपी ओली शर्मा का पार्टी है यूएमएल. ओके, फुल फॉर्म यहां पे दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और ये है माओइस्ट. तो इनका कोएलिशन था. यहां पे इन्होंने कोएलिशन ब्रेक कर दिया केपी ओली ने, एंड ही साइंड अ कोएलिशन विद द नेपाली कांग्रेस. ठीक है, ही साइंड अ कोएलिशन विद नेपाली कांग्रेस. सो यहां पे हम देखते हैं ओली एंड द्यूबा. नेपाली कांग्रेस इज मेनली द्यूबा. ठीक है, सो द्यूबा एंड शर्मा आर नाउ कमिंग टुगेदर एंड वी सी दैट नाउ दे हैव लॉस्ट द कोएलिशन बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी दे डोंट हैव. सो नाउ वी विल सी दैट केपी ओली शर्मा जो है, ही इज गोइंग टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के, यहां पे दिया गया है प्रेसिडेंट इज रामचंद्र पुडेल. के रामचंद्र पुडेल. एंड वेयर इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू. ठीक है, सो रिमेंबर दीज बेसिक फैक्ट्स because Nepal is in the news. ठीक है, इंडिया नेपाल रिलेशंस हैव बीन ग्रेट. ठीक है, स्पेसिफिकली व्हाई. अगर हम देखते हैं केपी ओली शर्मा जो है ना, ये पहले मैंने बताया है, ही हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर बिफोर. केपी ओली शर्मा इज मेनली प्रो चाइना. ठीक है, ये चाइना से इनका दोस्ती अच्छी है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है चाइना. सो ही हैड गुड रिलेशंस विद चाइना. प्रचंडा ऑन द अदर हैंड इज प्रो इंडिया. इंडिया से उनके बेटर रिलेशंस हैं. ठीक है, सो नाउ दैट केपी ओली शर्मा, वी आर नाउ गोइंग टू इंश्योर, एंड इट्स गोइंग टू बी अ टफ टाइम फॉर अस, और वी विल सी कि
हैज हिज स्टैंड चेंज्ड, क्या वो अभी भी प्रो चाइना है, देखेंगे इन द कमिंग टाइम्स. ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द नेपाल पॉलिटिक्स दैट वी हैव अनवील्ड. All right, so let's proceed with the next article. This is given in the Indian Express. तो ये क्या है? होम आईटी मिनिस्ट्रीज पावर ओवर ओनरशिप ऑफ साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग सर्ट इन. तो यहाँ पे सर्ट इन क्या है, ओके, एंड व्हाट इज हैपनिंग. तो सर्ट इन जो है, इट इज फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म है इंडियाज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ओके, और इट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया. ठीक है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? साइबर स्पेस को सिक्योर करना, साइबर स्पेस को सिक्योर करना. सो इनका पूरा दे आर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोडल एजेंसी जब भी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं, राइट, तो ये पहला रिस्पॉन्स टीम काम करता है. ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? अभी अगर हम देखें, इट इज अंडर द मेटी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी. तो यहां पे अगर हम देखते हैं हु इज द मिनिस्टर ऑफ बेटी, इट इज अश्विनी वैष्णव. Okay, remember Ashwini Vaishnav is a minister, union minister. In fact, a very learned man. IIT कानपुर से पढ़े हैं, MBA किया है Wharton से. So of course, in the capable hands of Ashwini Vaishnav. फॉलोइंग दैट, अगर हम देखें सर्टेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? साइबर स्पेस को सिक्योर करना, ताकि साइबर अटैक्स ना हो. तो ये पहला बॉडी सतर्क रहता है. तो ये ऑपरेशन रहा है 2004 से. इनके अलग अलग फंक्शंस है. ये क्या करते हैं? ये कलेक्ट, एनालाइज करते हैं. अगर दे हैव टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू मेनली सर्टेन एजेंसी, ये करते हैं. तो ये सेंट्रलाइजिंग एजेंसी बनता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है. ओके, इट सेंड्स अलर्ट्स एंड फोरकास्ट विद रिगार्ड, अगर ऐसा हुआ है, थ्रेट हुआ है, to alert करना लोगों को. Okay, so that is again an important aspect. Emergency measures for handling incidents like these, and also coordinating and issuing guidelines. So ये सब इनका काम है. So we've understood ऊपर, at least we've understood, I got a hang of what the certain does. अभी हम आर्टिकल देखते हैं. आर्टिकल में क्या बताया है? आर्टिकल में बताया है 2 मिनिस्ट्रीज है. Which are the 2 ministries? Ministry of Home Affairs एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे ये चाहती है कि जो सर्टेन है ये उनके अंडर काम करे. ठीक है, सो व्हाट डज MHA से? MHA या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहता है यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टिगेट करना है कि साइबर इंसिडेंट्स कैसे हुए हैं. तो इसमें हमारी एक्सपर्टीज ज्यादा है. ठीक है, एंड मेटी कहता है कि ये कैसा इंसिडेंट्स है. दिस इज विद रिगार्ड टू टेक्निकल इन नेचर, है ना. यहाँ पे टेक्नोलॉजी मैलवेयर से रिलेटेड है, तो इसमें हमारी एक्सपर्टीज ज्यादा है. तो मेटी सर्टेन जो है हमारे अंडर होना चाहिए. तो ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे पावर ओवर यानी ओनरशिप, कौन किसके अंदर होगा, दैट इज द मेजर कॉन्टेक्स्ट दैट इज गिवन. अभी अगर हम देखें, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इज व्हाट वी हैव फॉर योर सर्टेन. ठीक है, तो अभी के लिए मेटी याद रखना. Let's proceed to the next question, the next article. This is with regard to GST system reform panel rejig. अभी क्या है बताते हैं. यहाँ पे एक पैनल गठित किया है जीएसटी ने. ओके, नाउ व्हाट इज दिस फॉर? द मेजर एम इज टू एंश्योर कि आइडेंटिफाई करना कैसे रेवेन्यू जा रहा है हमारे कंट्री से, रेवेन्यू इवेजन. We are also checking coordination improve करे between what? Between the center and the state tax authorities. हमारे IT systems यानी टेक्नोलॉजी को रिवैम्प करना, रिव्यू करना, ये सब चेक करने के लिए एक पैनल बिठाई गई है. सो ओरिजिनली जो पैनल था, इट वाज हेडेड बाय फॉर्मर कर्नाटका CM, दैट इज बसवराज बोम्मई, बट अभी हेड किए जाएंगे बिहार के डेप्यूटी CM विच इज सम्राट चौधरी. तो ये चेंज हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज व्हाई वी हैव द आर्टिकल. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जीएसटी के बारे में. सो रिमेंबर, जीएसटी काउंसिल
ओके, बिकॉज जीएसटी काउंसिल ने ये कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक ग्रुप, एक पैनल है ना, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जीएसटी काउंसिल जो है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है दैट मीन्स इसका कोई आर्टिकल होगा। कौन सा है इसका आर्टिकल? आर्टिकल 279A, ठीक है, 279A टॉक्स अबाउट द सेंटर कैन नीड्स टू फॉर्म अ जीएसटी काउंसिल। अगर हम देखें इसका मेजर काम क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है। क्या डिसीजंस लेता है? फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ व्हाट विद रिगार्ड टू द जीएसटी सिस्टम। जीएसटी सिस्टम के बारे में रूल्स बनाना, ये सब इसका काम है। इनका सेक्रेटेरिएट कहां पे लोकेटेड है? इट इज इन न्यू दिल्ली। ओके, एंड हु इज द चेयरपर्सन? ओके, चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कौन चेयर करता है? सो आई विल जस्ट राइट योर चेयर, इट इज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखना निर्मला सीतारमन इज द चेयर ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ओके, डिसीजन इसके लेते हैं 3/4 मेजॉरिटी। ठीक है, तो यहां पे 1/3 मेजॉरिटी आपका सेंटर के पास होता है एंड 2/3 मेजॉरिटी you have your you can say your states. Okay, so this is with regard to how the GST council works. Now let's also understand, because we talked about the GST. ठीक है, GST कब इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर हम GST काउंसिल की बात करें, GST की बात करें, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई, है ना, इफेक्टिव है 1 जुलाई 2017 से। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था ये? दिस केम अंडर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का एक्ट से आया था, अमेंडमेंट से आया था। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स दैट वी नो एंड ऑफ कोर्स ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द जीएसटी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल and the last article of the day. Now this is with regard to index of industrial production. तो यहाँ पे because of the heat wave, इतनी गर्मी है ना, तो इसके वजह से मई में हम देखते हैं that power generation जो है it has gone up. ठीक है, हम देखते हैं बिकॉज ऑब्वियसली सब लोग यूज करते हैं एसीज, ठंडा पानी, तो रेफ्रिजरेटर, सो ऑल ऑफ दिस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इस्तेमाल करके, एसीज, रेफ्रिजरेटर्स करके यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, सेकेंड हाईएस्ट लेवल इन द लास्ट 14 months. Okay, so that is why we say our index of industrial production has increased. Now let us understand some basic facts about the index of industrial production. ये एक इंडिकेटर है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमको बताता है कि हाउ हैज बीन द मेजरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। द मोर द पीपल आर डिमांडिंग, the more will be the supply, the more will be the production, right? And that will also ensure how well the economy is doing. तो यही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे है फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, एक स्पेसिफिक ईयर के लिए बताता है एंड ये ईयर जो है कभी भी कंपेयर करता है किसी दूसरे साल के साथ। लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट डज दैट मीन। ये जो हम प्रोडक्शन की बात करें, आज का इस साल का प्रोडक्शन की बात करें, वी आर कंपेयरिंग इट टू द प्रीवियस टाइम एंड दिस प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड द बेस ईयर। Okay, this is called the base year. Now what is the base year? Base year is a reference year, it's a benchmark year. Okay, why do we require a benchmark year? जैसे मैं कहूं कि आपने कैसा स्कोर किया है, so you will say that I have scored 65%. Okay, तो कोई और कहेगा अरे 65% is not a good score. But I know कि आपने पिछले साल 40 ही स्कोर किए हैं, 40 मार्क्स और 40% you scored. So I will tell you नहीं, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है बिकॉज इसने लास्ट टेस्ट में 40% स्कोर किया है, तो अभी 65 है, तो ऑब्वियसली इट इज एन इंक्रीज, है ना। सो हमेशा वी शुड हैव और वी कैन कंपेयर ओके विद आवर प्रीवियस स्कोर और प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड दैट विल टेल यू हाउ इफ यू आर गोइंग फॉरवर्ड और इफ यू आर गोइंग बैकवर्ड। इसीलिए हमारे पास बेस ईयर होता है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं बेस ईयर जो है, अभी हम कौन से साल का बेस ईयर रखते हैं? बेस ईयर ऑफ दिस इज 2011-2012। ओके, और बेस ईयर का जो स्कोर है ये हमेशा 100 का वैल्यू होता है। सो इफ आई से दैट द बेस अभी का जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इज 116, दैट मीन्स कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 16% इंक्रीज हुआ है,
right? So that is how we can compare to the previous year. तो अभी हम देखते हैं, we have seen that it has jumped 12%, okay, 12.3%, okay, and that is the second highest level in the last 14 months. So that is the, ये तो quarter wise है, but we can expect certain questions, basics about the index of industrial production. Now who releases this index? The release is done by the Central Statistical Organization or the CSO on a month wise करता है. तो ये मई का डेटा है, ठीक है. So CSO is Central Statistical Organization. And that's all for today. आज हमने बहुत सारे interesting articles देखे हैं. Don't forget to watch the video on the questions because I have compiled a lot of questions with regard to today's article. So you can check your preparation after watching that video. Thank you so much.